मैं जो भी दादा से सीखा हूँ, सुना हूँ, जो हमारे बड़े सीनियर, जो हमारे देवानंद सर, नीरज सर, गौरव सर को हमेशा सुनते रहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब्स में दादा के चैनल हैं, डॉक्टर प्रमोद नागर जी को देखा, सुना, कुछ जो है वहीं से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग के दिख रहे हो। और जापान ने ये मशीन क्यों बनाया, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा। जापान ने ये मशीन क्यों बनाया और जापान ने ये मशीन कैसे बनाया। जापान ने ये मशीन क्यों बनाया और कैसे बनाया, कैसे से मेरा ताल्लुकात है कैसे कहने का, वो ये है कि क्या वो पहले से जानते थे कि ऐसे मशीन में इस तरह के पानी आएंगे और इसके अच्छे परिणाम होंगे। तो शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो केवल ये जानते थे, जापान एजुकेशन के मामले में शुरू से अग्रणी रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी रहा है, उनकी सोच जो है वो काफ़ी एडवांस चल रही है। उन लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये देख लिया था कि हाउ ओरिजिन इज लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, जीवन की उत्पत्ति जल से हुई और जल में किस तरह से जीवन आई वो जानते थे। पर एक पानी में ही सारे एंटीऑक्सीडेंट हो जाना, जिंदा वाटर हो जाना, उसमें आयोनाइजेशन, माइक्रो क्लस्टर और तमाम रिप्रोडक्टिव सेल्स के मेकर्स उसमें होंगे, इसका उतना ज़्यादा उन्होंने कयास नहीं लगाया था। तो उनका जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम गिराया गया था, जिसको ज्वालामुखी फूट गया। तो ज्वालामुखी कृत्रिम ज्वालामुखी था जो अमेरिका ने बनाया था, और उनके ये हिरोशिमा और नागासाकी दिख रहा है जापान का एक क्योशु द्वीप है और एक होशु द्वीप और क्योशु द्वीप करके वहाँ पे है। तो वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये स्थान है, यहाँ पर बम गिराया गया था। तो ये बम गिरने से लेकर के जापान में ये मशीन ERW लिखा हुआ देख रहे हैं आप। शुरू में जो मशीन बना था उसका नाम था इलेक्ट्रोलाइज रेड्यूस वाटर, उसका नाम इलेक्ट्रोलाइज मतलब विद्युत अपघटन द्वारा अपचयित जल, उसको अपचयित जल कहा गया। अपचयन का रेडॉक्स से मतलब उसका उसमें हाइड्रोजन ले जाना, एक ऐसा जल जो विद्युत अपघटन की क्रिया से मशीन से हुआ और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो रेड हुआ। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्यों ज्यादा सोचे, किसने सोचा, इस पर थोड़ा सा मैं आऊंगा। तो घटना से लेकर के 1945 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 से लेकर के ये 1974 तक का जो सफर है जापान के लिए कैसा रहा, थोड़ा सा देखेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी ये देख रहे हैं आप, होशु और क्योशु द्वीप पर हैं। और 9 अगस्त को 6 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। और उसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को क्योशु द्वीप में जो आपका 9 अगस्त को ऑपरेशन फ्लैट में नागासाकी पर ये गिराया गया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को ऑपरेशन फ्लैट में ये जो है वो बम हमला हुआ। पेश करेंगे। बम इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे तत्काल उनकी डेथ हो गई। हिरोशिमा में मरने वालों की जो संख्या रही लगभग 1,40,000 तत्काल लोग मर गए, और जो नागासाकी में मरे उनके 2,40,000 लगभग 2.5 लाख जो है वो तत्काल मरे। और 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में जो उसका रेडिएशन फैला और दूरगामी लोग अपाहिज पैदा हो रहे थे और एक बीमारी हो गई थी ल्यूकोमिया, जो ल्यूकोसाइट से होता है, वो बीमारी के कारण से कैसे कैसे उनका डीएनए खराब हो चुका था, उस पर थोड़ा जल्दी दिखाएंगे। ये रेडिएशन, एक बच्चा रोता हुआ, फिर आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा प्ले करेंगे, इसको प्लेन से गिराया गया था जापान में। उस द्वीप पर इस विमान से गिराया गया था वो बम, और पलक झपकते ही पूरी आबादी, बहुत बड़ी आबादी नष्ट हो गई। जब जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने बरसाई की मौत, और उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी परमाणु धमाके वो 75 साल में जारी किया था, और इतनी बड़ी तबाही थी। हाँ,
ये देख रहे हैं चित्र को देख करके बम जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका पूरा ये वहाँ का जो बहुत बड़े दिन है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ बचे तो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था आगे, और कई तो भूख से भी मर गए, बम से तो नहीं मारे। ये देखिए कैसे कैसे बीमारी हो गई थी वहाँ के लोगों को। ये हाथ में मतलब ये जो म्यूटेशन जो हुआ, जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम हुआ, चेंजेस जो आए उनके सेल्स में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, वो विकृति ला दिया। डीएनए डैमेज कहते हैं इसको, डीएनए डैमेज होना या डीएनए का ऑक्सीडाइज हो जाना, और उसके बाद का ये कंडीशन। ये देखिए उनके हाथ पैर कैसे हो गए थे, वहां के लोगों का जो धमाका हुआ, और उसके बाद में कई पीढ़ी तक जो जन्म ले रहे थे वहां से जो ग्रसित हुए थे, उनके बाद जो आगे जो पीढ़ियां आई थी उनके भी शरीर जो है वो विकृत हो चुका। ये वहाँ के डॉक्टर हिरोशिमा उस समय काम कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि 16% जो वहाँ के जो लोग थे उनमें कैंसर के जो फ्री रेडिकल्स है, टिश्यूज है, वो बहुत ज्यादा पनपने लग गए थे इसके रेडिएशन से। कैंसर का जन्म हो चुका था वहाँ के जो रेडियोएक्टिव जो रेस निकला था, वितरण निकली थी उसमें, उसके कारण से। और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ज्यादातर महिलाओं की संख्या इसका ज़्यादातर हुई थी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का होना, और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है वहाँ पे प्रभावित हुई थी। तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, क्यों हुआ था सब आगे चल के बताऊँगा मैं। ये देखिए उनके कुछ लोगों के हड्डियाँ का सब सूरत और पूरा बाहर से सब पूरा दिख रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये सब वहाँ के लोग प्रभावित लोग थे। 86 ईयर ओल्ड एक नागासाकी की यहाँ पे बेटी है, उनके ब्रेस्ट कैंसर और उनका पूरा बॉडी पूरा डैमेज हो चुका था, वृद्ध महिला है। आगे बढ़ाएंगे तो हिरोशिमा नागासाकी में 15,000 टन TNT के बराबर और 21,000 TNT के बराबर ये नागासाकी हिरोशिमा में गिराया गया था, और लगभग वहाँ 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग तत्काल मारे गए थे। उसका रेंज बताया गया यहाँ पर लगभग 6 से 7 वर्ग किलोमीटर में जो विनाश हुआ था उसकी संख्या, बाकी 10 से 12 किलोमीटर तक, और बाद में यह अंदाजा लगाया गया कि 100 किलोमीटर के दायरे तक भी इसका असर जो है वो पूरा वहां पे फैल गया था रेडिएशन। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने जो देखा वो ये देखा, जो कि उनके डीएनए में विकृति आ चुकी थी, और मैंने पहले सेशन में दिखाया था कि डीएनए का संबंध जो है, डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जहां जहां से ब्रेक होता है, विकृतियां वहीं से चालू होती है। इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, डीपली और बताऊंगा। तो वहां पर हाइड्रोजन जो है वो डीएनए के चैन को पूरा ब्लॉक कर दिया था, और वहां पर जब ऐसा होता है तो वहां से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। जब नई कोशिकाएं होती है उसी को विकृत कोशिका या कैंसर की कोशिका कहते हैं। तो वो कैंसर का हो जाना या विकृत कोशिका के कारण से और अन्य बीमारियों का आना शुरुआत यहीं से होता है, कि जहाँ पर रेडिएशन होगा और उस रेडिएशन के कारण आपकी जो डीएनए है वो पहले प्रभावित होगा। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कारखाने से धुआं या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, दादा कई बार हमने सेशन बोलते हैं कि कैंसर के फ्री रेडिकल्स को हम रिवर्स कर रहे हैं, कैंसर भी ठीक हो रहा है। यहाँ तक कि ब्लड कैंसर का भी कैंसर वाटर से जो है उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यही है कि जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक होता है, और वहाँ यही हुआ था जापान के लोगों के साथ में, और पूरे डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी जो हेलिक्स संरचना बनती है वो हेलिक्स खराब हो चुका था। इस कारण उनके हाथ पैर में कोशिकाएं जो बनी हुई थी सब विकृत पैदा हो रहे थे, पनप रहे थे। घटना के बाद जिन लोगों ने महान कार्य किए जापान में, उनमें डॉक्टर और वैज्ञानिक शुंतारो हिता, तसुजीरो आकी, जो नागासाकी में उस समय उपचार कर रहे थे, चिकित्सा का प्रयोग कर रहे थे, और शुंतारो हिता हिरोशिमा में विस्फोट के दौरान ये डॉक्टर थे। ये जापान के जो घायल सोल्जर्स थे उनको इलाज कर रहे थे, और इलाज में क्या करते थे, समुद्री शैवाल खिलाते थे, मिसो सूप, तो सोयाबीन का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, और समुद्री शैवाल को ला करके खिलाते थे। वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बेप्पू और किरिशिमो जो ग्लेशियर वाटर वहाँ के पानी का, वहाँ से पैदा हुआ समुद्री शैवाल को ये मरीजों को खिलाते थे, घायलों को। क्यों खिलाते थे? खाने को तो कुछ था ही नहीं, सब जल के राख हो चुका था, और कोई देश सपोर्ट कर भी नहीं रहा था जापान को। बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश थे सब अपोजिट में थे, और इनके पास में कुछ सीमित रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी बनी थी, जर्मनी और इटली और जापान का, तो ज़्यादा किसी से सहयोग मिल नहीं रहा था। तो वहाँ पर जो घायल जो सोल्जर्स थे उनको समुद्र के ही जो उगे हुए थे जो भी
प्लांट सेल्स वगैरह उसी को खिलाते, उसमें समुद्री शैवाल को खिलाना चालू किया था डॉक्टर सुतारो हिता और आकिजुकी को। काजुओ कुराटा ने बाद में चल के दिखा कि हिरोशिमा विश्वविद्यालय के भी काजुओ कुराटा जो था बाद में अमेरिका चले गए डीएनए रिसर्च करने के लिए, उन्होंने ये पहली बार बताया कि डीएनए डोनेशन है जापानियों का और आगे कई पीढ़ी तक होगा। तो ये सुतारो हिता जापानी सेना के डॉक्टर थे, हिरोशिमा में विस्फोट के समय थे, वो समुद्री शैवाल खिला रहे थे, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी भी काम कर रही थी इसमें। काजुओ कुराटा जिनके बारे में हाइड्रोजन रिच आयनाइज्ड वाटर शब्द का प्रचलन में हुआ है। हाइड्रोजन रिच आयनाइज्ड वाटर, उसमें डीएनए जो है वो खराब हो रहा है, उसको वही बचा सकते हैं क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, इन्होंने देख लिया। नेक्स्ट करेंगे, ये है सुतारो हिता और आकिजुकी जो कि वहाँ के सोल्जर हैं, उनको समुद्री शैवाल और मिसो सूप जो है वो खिला रहे हैं। और कुछ देर बाद कुछ समय बाद देखा कि उनके जो घायल जो डेमेज पार्ट थे, वो डेमेज पार्ट खराब जो जगह था पूरा सुधार रहा था, घाव भर रहे थे। ये है डॉक्टर काजुओ कुराटा जिन्होंने पहली बार बताया कि डीएनए डैमेज हो रहा है ये रेडिएशन से, जो एटॉमिक रेडिएशन है उससे डीएनए डैमेज हो रहा है। ज्वालामुखी और परमाणु बम, परमाणु बम की बात अभी हम कर रहे हैं और परमाणु बम के कारण कैसे कैसे विनाश का सामना करना पड़ा जापान को और आगे भी कई पीढ़ियों को करना पड़ा, उससे क्या क्या खतरे थे देखेंगे। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ ज्वालामुखी, पर ज्वालामुखी का पहले सेशन में जब चर्चा किया तो वो मैंने ये बताया था कि ज्वालामुखी वरदान साबित हुआ है जीवन के लिए। इसी के कारण एक प्रोटोसेल साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ, पिकाया आया और पिकाया के बाद में मल्टी ऑर्गन्स वाले जितने भी जलचर प्राणी, थलचर प्राणी और बाद में फिर हम लोग, ये जनरेशन फिर आगे बढ़ा। तो ज्वालामुखी के रेडिएशन से जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है वहाँ से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये यहाँ है और यहाँ भी निकलने वाले वही रेडिएशन से गामा रेस, रेडियोधर्मी फॉलोअर्स है और रेडियोधर्मी के मतलब जो परमाणु विखंडन कृत्रिम परमाणु से जो आ रहा है वही चीजें है ज्वालामुखी से आ रहा है। पर ज्वालामुखी का वो जो चीज है वो आज से 4.5 अरब साल पहले की बात, 3.9 अरब साल पहले, मैंने 4 अरब साल मान लेता हूँ। तो 4 अरब साल पहले वही जो चीजें तमाम तत्व थे वो जीवन के लिए लाभकारी साबित हुए और वही जो तत्व है जो कृत्रिम रूप में बना के छोड़ दिया गया, उसी जो डीएनए आरएनए जो ज्वालामुखी ने बनाया था, किसी और ज्वालामुखी ने उस डीएनए आरएनए को खराब कर दिया। 3.9 साल पहले वही तत्व ने, रेडियोएक्टिव तत्व ने जीवन डीएनए बनाया, आरएनए बनाया, साइनोबैक्टीरिया की उसी से पर आज देखें तो 1939 से 45 की चला था। तो उस समय वही रेडियो जो किरणें हैं वो पूरा डीएनए आरएनए को तबाह कर दोनों अलग अलग बातें हैं। क्यों ऐसा हुआ उसका कारण बताओ। तुलना कर रहे हैं प्राकृतिक बनाम ज्वालामुखी विस्फोट और परमाणु विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इसमें मानव निर्मित रहता है रेडियोधर्मिकल, गामा किरणें, जलवायु शोषण, अम्लीय वर्षा होती है, इसमें कैंसर, अनुवांशिक विकृति, दीर्घकाल। ये कुछ सप्ताह ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो कुछ सप्ताह से वर्षों तक होता है और परमाणु का जो है वो दशकों तक रहता है। ये दोनों में तुलना किया गया है।